जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया था कि अकबर महान था, तो फिर राणा प्रताप सिंह सिसोदिया कौन था। जय हिंद दोस्तों, खम्मा गढ़ी। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल भारत पर और इस पवित्र भूमि पर जिस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ने जन्म लिया था। हम इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की, जो कि हमने मेवाड़ सीरीज शुरू कर रखी है। पिछली क्लास में, यानी कि इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की आकृति और उसके जिलों के बारे में और उसकी थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने करी थी। दूसरी क्लास यानी कि आज की क्लास में हम मेवाड़, जो कि मेवाड़ राजवंश यानी कि जो कि विश्व का सबसे पुराना राजवंश बताया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और मेवाड़ में किस प्रकार एक राजा गोहिल ने इस राजवंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं। देखो, मैं आपको कम से कम वक्त में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप कृपया करके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं मेवाड़ में गोहिल राजवंश की स्थापना, यानी कि पहला राजा हुआ राजा गोहिल। राजा गोहिल के बारे में सब बताया जाता है। जैसे पहले अपन राजा गोहिल से पहले मेवाड़ की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी मेवाड़ की चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसे मेवाड़ क्यों कहा जाता है ये बता दूं मैं पहले तो आपको। मेवाड़ में मेव जाति निवास करती थी, मेव जाति, इसीलिए इसे मेव जाति से संरक्षित प्रदेश या फिर मेद पाट, मेदवाट या प्रागवाट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि मेवाड़ में जो क्षेत्र आते हैं, एक तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़, ये चार क्षेत्र मेवाड़ के अधीन आते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ के अधीन आने वाले क्षेत्रों को महाभारत काल में क्या कहा जाता है। यानी कि अगर अपन बात करें इन्हीं की, तो इनको यानी कि महाभारत काल में इन्हें क्या कहा जाता था। महाभारत काल में इन्हें सीवी जनपद के अधीन माना जाता था। सीवी जनपद के अधीन माना जाता था। सीवी जनपद क्यों कहा जाता था वो भी आप देख लीजिए। अपनी छोटा सा भारत का नक्शा बनाते हैं। यहां सीवी नाम की जनजाति निवास करती थी। मकदूनिया का शासक था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। देखो, मकदूनिया का शासक था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। सिकंदर ने इस सीवी जनजाति पर आक्रमण किया, तो इस सीवी जनजाति ने अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ राजस्थान में इसने अपने को शरण दी और यहाँ रहने लगी। तो इस कारण से इसे सीवी जनपद या सीवी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। अपन आगे बात करते हैं कि किस प्रकार राजा गोहिल के बारे में अलग अलग बुद्धिजीवियों की अलग अलग विचारधारा है, किस प्रकार की विचारधाराएं उन्होंने बना रखी। बात करते हैं सबसे पहले गौरीशंकर ओझा जी, और दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद नैन सिंह। इन दो प्राणियों ने राजा गोहिल को सूर्यवंशी कहा। सूर्यवंशी यानी कि त्रेता युग में अपन बात करते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में भगवान सूर्य ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उसके बाद उनका जो वंशज है, यानी कि अपन वेवस्वत मनु की बात करते हैं, उनके बाद में इक्ष्वाकु,
इक्ष्वाकु के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद में राम, राम के बाद कुश, और कुश के बाद में राजा गोहिल को उनका वंशज बताया जाता है। ये एक छोटी सी कहानी जिसके थ्रू मैंने आपको गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मोहनोत्तनयन सिंह की जो मस्तिष्क की जो, या फिर अपने यूं कहें कि उनकी विचारधारा में किस प्रकार से गोहिल जो है वो सूर्यवंशी हुआ। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तीसरे व्यक्ति जो कि है राजस्थान की इतिहास के जनक यानी कि कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की अपन चर्चा करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा। तीसरा व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजा गोहिल को शिलादित्य के वंशज बताते हैं, यानी कि शिलादित्य एक ऐसा शासक था जो गुजरात पर शासन किया करता था और उसकी रानी थी पुष्पावती, यानी कि ये गुजरात, और गुजरात का शासक हुआ करता था शिलादित्य। इसकी रानी हुआ करती थी पुष्पावती, जो कि आबू यानी कि राजस्थान में जो आबू देश है इसकी राजकुमारी हुआ करती थी। तो जैसा कि कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में बताया कि इनके कोई भी पुत्र नहीं हुआ था, तो उस पुत्र प्राप्ति के लिए राजकुमारी आबू अपने देश, आबू देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। तो पुष्पावती ने इनसे आग्रह किया कि मैं अपने पियर जाना चाहती हूँ, आबू देश जाना चाहती हूँ और माता के दर्शन करना चाहती हूँ। तो इन्होंने इजाजत दे दी और पुष्पावती आबू चली गई। उसी वक्त की बात है जब शिलादित्य पर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में शिलादित्य मारा गया। तब की बात है कि पुष्पावती को वरदान मिला पुत्रवती होने का। उसके बाद में अब शिलादित्य का उसको पता चला कि मैं शिलादित्य काम में आ चुका है, तो वो अब गुजरात भी नहीं जा सकती। तो उसने क्या करा, यहां से चली और कमलावती एक ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी, उसके पास गई। बड़नगर जाति की कमलावती ब्राह्मणी थी, उसके पास गई और वहां अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद पुष्पावती भगवान को प्यारी हो गई। तत्पश्चात कमलावती ने उस बच्चे को, ऐसा भी बताया जाता है कि गुफा में रखा था, इसीलिए उसका नाम गोहदक या गोहिल पड़ा। और ऐसा भी बताया जाता है कि कमलावती ने उसी बालक को यानी कि गोहिल को पाल पोस कर बड़ा किया और 1566 ईस्वी में उसने गोहिल वंश की स्थापना की, ऐसा बताया कर्नल जेम्स टोड ने। अब आगे अपन चर्चा करते तीसरे व्यक्ति की या तीसरी विचारधारा की, जिसके बारे में क्या कहा गया है और किस प्रकार से उसने इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल अबुल फजल इसके बारे में क्या कहता है कि अबुल फजल ने राजा गोहिल को मुस्लिम वंश का बता दिया, यानी कि मुस्लिम वंश का बता दिया। किसे? राजा गोहिल को। राजा गोहिल को मुस्लिम वंश का बताने का क्या कारण हुआ? कर इसने अबुल फजल ने ये कहा कि जो अपना राजस्थान का एरिया है, यहां अरब से दो व्यक्ति आए थे, एक तो नौसेखा
आदिल शाह, जो कि एक आक्रमणकारी था, नौशे का आदिल शाह, और उसकी पत्नी थी रूमा। वो दोनों साथ ही आए थे आक्रमण करने के। तो उसी वक्त वो यहीं पर आक्रमण करके और यहीं रहने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नौशेजाद। और नौशेजाद की वंशज या उसके नौशेजाद के पुत्र या अपने यूं कहें कि उनकी वंशावली में आगे चलकर राजा गोहिल हुई, ऐसा कहा है अबुल फजल ने। चौथी विचारधारा जिसके बारे में आर का शिलालेख गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर, 3 स्रोतों से पता चला है। पहला आदमी गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, दूसरा डी.आर. भंडारकर, और तीसरा स्रोत आहड़ का शिलालेख। इन तीनों स्रोतों के अनुसार राजा गोहिल को ब्राह्मण वंश का बताया। ठीक है, अपन ने चारों विचारधाराओं को बढ़िया तरीके से समझा, पढ़ा कि किस प्रकार से इनकी मतलब ये अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं। ठीक है, अब अपन इनकी पुष्टि करते हैं कि अगर सूर्यवंशी है तो किस कारण से है, इसका क्या प्रमाण है, हमारे पास इसका प्रमाण क्या है। पहले बात अपन यूं बात कर लेते हैं इनके प्रमाणों के। प्रमाण सूर्यवंशी होने का, ठीक है, सूर्यवंशी होने का पहला प्रमाण है ध्वज पर सूर्य की आकृति। यानी कि मेवाड़ के ध्वज पर सूर्य की आकृति। दूसरा, राणा रायमल ने अपने लेख में अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय का, सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करवाया। ठीक है, तीसरा, बप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य की आकृति। ठीक है, बप्पा रावल के सिक्के। ये हमें प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार से, या एक प्रमाण और है कि जो इनके राजवंश है या इनकी जो पीढ़ी है वो अपने आप को हिंदुवानी सूरज कहते हैं। हिंदुआ सूरज। इन 4 प्रमाणों से पता चल जाता है कि राजा गोहिल जो है वो सूर्यवंशी है। अब अपन इनके ध्वज की बात करते हैं कि इनका ध्वज किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है, यानी कि अगर अपन मेवाड़ रियासत में जो राणा या रावल जो 2 शाखाएं थी उनके ध्वज की अपन बात करते हैं तो उनका ध्वज कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, ऐसे करके यू। यहां सूर्य की आकृति जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। फिर बात करते हैं, इधर एक तरफ तो भील योद्धा खड़ा रहता था, पूंजा जी भील अपन बोल सकते, भील योद्धा। और दूसरी तरफ तलवार लिए राजपूत योद्धा। ठीक है, बात करते हैं इसके नीचे की आकृति की। तो इसके नीचे की आकृति में ऐसा लिखा हुआ है, ध्वज के नीचे, ये ध्वज है एक प्रकार से ध्वज। ठीक है, ध्वज में लिखा है जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, ती ही राखे किरदार, ती ही
राखे करतार, राखे करतार, यानी कि परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरदार या ती ही राखे करतार। ठीक है, यह है मेवाड़ राज्य या अपन यू कहे राजा गोहिल के वंशजों का कि किस किस वक्त में कितनी राजधानियां मेवाड़ में बनाई और बदली और किस स्थिति में बदली। तो उसकी बात करते हैं। पहली राजधानी थी नागदा, जो कि थी काल भोज के समय, काल भोज यानी कि बप्पा रावल के समय। दूसरी राजधानी नागदा, सॉरी आहड़, दूसरी राजधानी थी आहड़, जो कि अलहड़ के शासनकाल में थी, अलहड़ के शासनकाल में थी। तीसरी राजधानी बनी चित्तौड़। जब आहड़ को नष्ट कर दिया गया था तब रावल जयद्रथ सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाई चित्तौड़। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं चित्तौड़ के बाद में। जब चित्तौड़ को नष्ट कर दिया गया था तब जाके नई राजधानी बनी एक उदयपुर। उदयपुर पांचवी थी गोगुंदा, ये बनाई थी उदय सिंह ने। ठीक है, जब अकबर ने आक्रमण करके छीन लिया था। छठी अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ और सातवीं अपन बात करते हैं चामुंड। ये दोनों राजधानियां राणा प्रताप सिंह के समय बनाई गई थी। क्योंकि देखो राणा प्रताप सिंह, मैंने पहले भी बताया था, एक वीर शिरोमणि ऐसा प्रतापी शासक था जिसने अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। यानी कि इसकी अपन अगर पूरी जीवन शैली पढ़े, पूरी जीवन गाथा पढ़े, तो अपने खुद के अंदर एक ऐसी आग लग जाती है जिससे अपन हर काम को, यानी कि इससे हमें कुल मिला के एक ही सीख मिलती है कि किसी भी हालत में अपन को हार नहीं माननी। बात करते हैं 7 राजधानी हो चुकी है, 8वीं राजधानी की। तो 8वीं राजधानी बनी चित्तौड़ वापस राणा अमर सिंह के काल में। जब राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी और 9वीं और आखिरी राजधानी बनी थी उदयपुर, जो कि भीम सिंह के शासनकाल में बनी। ठीक है, यह है राजधानियों का पूरा विवरण। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो बात आती है उन शासकों की जो राजा गोहिल के बाद में मेवाड़ के शासक हुए, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं मिलता। तो अपन उनकी केवल नामों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। मैं आपको फटाफट उनके नाम बता देता हूं। राजा भोज, ठीक है, राजा भोज। राजा भोज के बाद में नागादित्य, नागादित्य फर्स्ट। ठीक है, तीसरे महेंद्र, महेंद्र फर्स्ट। उसके बाद में अपराजित हुए, फिर शिलादित्य हुए, शिलादित्य, शिलादित्य के बाद में महेंद्र सेकंड हुए और फिर नागादित्य हुए, नागादित्य सेकंड। नागादित्य सेकंड के बाद में बप्पा रावल, जिन्होंने मान मोर्य को 734 ईस्वी में हराकर मेवाड़ में फिर से एक अपनी प्रभुत्व या अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बारे में अगर अपन यूं देखें तो वो हरित ऋषि का आशीर्वाद और वो अपन यूं के 32 हाथ की धोती पहनना, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है बप्पा रावल की। बप्पा रावल के साथ भी वही हुआ था जैसा कि राजा गोहिल के साथ हुआ। बप्पा रावल को भी
उसी जाति की यानी बड़गुजर जाति की जो कमलावती ब्राह्मणी थी, उसी के वंशजों ने इसे आश्रय दिया था और फिर हरित ऋषि के पास ले गए थे। इसकी कहानी अगर आपको पूरी सुननी है, इसका इतिहास पूरा सुनना है, तो आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनते रहिए, देखते रहिए। गुरुकुल भारत। जय।